नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जियोग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्लास 10 के चैप्टर है हमारा कृषि के बारे में। इस वीडियो में कृषि से रिलेटेड सारी जानकारी हम लोग एक ही वे में धीरे धीरे एक एक चीज को समझते हुए पूरा लेने वाले हैं। देखिए, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इनकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय है, कॉफी है, मसाले हैं और इत्यादि का भी निर्यात भी किया जाता है। ऑब्वियसली अगर आपके देश में या आपके एक ऐसे लोकेशन में फुल मात्रा में उत्पादन हो रहा है तो आप क्या निर्यात भी उसके बेनिफिट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब कृषि के प्रकार, कितने प्रकार की कृषि होती है। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुए। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि में अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के खेती तंत्र बनाए गए हैं। तो खेती करने की जो प्रक्रिया है, टाइप ऑफ खेती है, इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रारंभिक जीविका, मतलब क्या कह रहे हैं, प्रारंभिक जीविका निर्वाह करती है, जहाँ पर जीवन निर्भर है एक तरीके से उस प्रकार की कृषि में। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों से लकड़ी के हल, दाव, खुदाई करने वाले छड़ी और परिवार तथा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थिति की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। तो ये जीवन निर्वाह किस प्रकार की कृषि है उसके बारे में बताए हैं। आगे देखिए, ये कर्तन दान प्रणाली है। जो जीवन निर्वाह प्राकृतिक कृषि है उसके उसको क्या बोलते हैं, कर्तन दहन। मतलब किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर क्या है, परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज, अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े में से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ कर देते हैं। तो मतलब आपने उत्पादन किया, जैसे उत्पादन की कमी हुई तो उसको वापस कुछ समय के लिए छोड़ दे, आगे चले जाते हैं। आगे देखिए, कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है। चूंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि में विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो इस प्रकार की खेती को कर्तनदायन प्रणाली तो कहते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में अगर बात करें, जैसे उत्तर पूर्व राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे किस नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित कृषि को, या प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि को किस नाम से, झूम कृषि के नाम से। मणिपुर में पामलू के नाम से और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको पूछ ले, झूम कृषि, दीपक या पामलू किस प्रकार की कृषि से संबंधित है, या ये किन किन राज्यों से संबंधित, इन्हें किन राज्यों में किस नाम से जाना जाता है। झूम कृषि किस नाम से नागालैंड में जाना जाता है, मिजोरम, असम में, मणिपुर में पामलू के नाम से, और दीपा अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। तो यहाँ पर झूम कृषि के बारे में बात हो गई, जिसे कर्तन दहन प्रणाली श्लेषण बर्न कृषि को मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं। ठीक है ना। झूम कृषि को अगर बात करें, अब इंटरनेशनल लेवल पर बात करें कि दूसरे देशों में किस नाम से जाना जाता है, तो मेक्सिको और अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, मध्य प्रदेश में मसोले और इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। कंपटीशन के हिसाब से कुछ भी इससे रिलेटेड दे सकता है। एनसीईआरटी में ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। तो झूम कृषि में सबसे पहले ध्यान रखना है मध्य अमेरिका और मेक्सिको, मध्य अमेरिका मिल्पा, वियतनाम रे, मसोलो मध्य अमेरिका, इंडोनेशिया लद्दाख। तो ऐसे आप लोग रिलेट करके 2-3 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। भारत में भी ये प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। मध्य प्रदेश में वेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू, पेंडा, या उड़ीसा में पामाबाडी या पामाडाबी, कोमान, बरिंगा, और पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालरे, वाल्टरे, या हिमालय क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरुआ, या उत्तर प्रदेश में इसे झूम के नाम से। तो ये खेती सब जगह हो रही है, लेकिन इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है किस जगह पर किस नाम से जाना जाता है।
रिंजा असम में डिकू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती हैं। वो अपने परिवार के सदस्यों का एक भूमि के टुकड़े पर वनस्पति को काटकर जलाकर साफ करते हुए देख आनंद का अनुभव करती हैं। ये प्राय परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर खेती को क्या सिंचित करने में सहायता करती हैं। वो अपने परिस्तान में लगाव रखती हैं जब वो संभव हो यहाँ रहना चाहती हैं, परंतु इस छोटी सी बच्ची को इस खेत में पट्टी की घटता उर्वरकता के बारे में पता नहीं है, जिसके कारण क्या हो गया, इनके परिवार में अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी पड़ती है। तो इनके क्या उत्पादकता का ऑब्वियसली एक जगह अगर लगातार उत्पादन होगा तो वहाँ उत्पादकता कमी आएगी, लेकिन विशिष्ट यंत्र आप लोग आधुनिक यंत्र यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर उत्पादकता कमी रहेगी और आप लोग दूसरे सत्र की ओर प्रस्थान कर लेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि रिंजा परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहे हैं? तो ये क्या कर्तन अवदहन प्रणाली वाली है, झूम खेती आप लोग इसे बोल सकते हैं। क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती हैं? ये आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। गहन कृषि, अब क्या है गहन जीविका कृषि, यहाँ पर मतलब गहन जीविका मतलब एक से अधिक या छोटे क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करने की कोशिश में बहुत से अधिक सदस्यों का क्या होना। कैसे इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। ये श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ इस प्रकार की खेती की जाती है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर क्या कह रहा है जनसंख्या दबाव अधिक होता है, अधिक उत्पादन होता है। अधिक उत्पादन कहाँ पर हो रहा है? जलोढ़ मृदा उत्पादन, जहाँ पर जलोढ़ मृदा है आपको पता है सबसे उपजाऊ मृदा ये है। तो ये वाला जो क्षेत्र है जैसे गंगा के तटीय इलाकों में देखेंगे या नदियों के आसपास के इलाकों में इस प्रकार की गहन कृषि की जाती है जहाँ पर उत्पादन भी अधिक होता है और जनसंख्या भी अधिक काम करती है। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकतर अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। वाणिज्यिक कृषि क्या कह रही है? इस प्रकार की कृषि में मुख्य लक्षण क्या? आधुनिक निवेश जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों और रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों को प्रयोग से उच्च स्तर पैदावार करना। कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा पंजाब में चावल वाणिज्य की फसल है, परंतु उड़ीसा में एक जीविका फसल है। ये कहना है कि उत्पादन को मतलब विभिन्न प्रक्रिया द्वारा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कीटनाशक का यूज करके हम लोग उसका बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करके उसे वाणिज्य के रूप में एक व्यापार के रूप में उसका यूज कर सकते हैं। तो पंजाब हरियाणा में चावल खूब उत्पादन होता है तो उनका क्या व्यापार भी हो सकता है, लेकिन उड़ीसा में सिर्फ एक जीविका वर्जन है क्योंकि वहां पर उतना उत्पादन नहीं होता है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि बीच एक क्या अंतरफेस्ट इंटरफेस है। जो रोपण कृषि व्यापक रूप में क्या व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इसे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, रबड़, कॉफी, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें। रोपण फसलें कौन कौन सी है ये भी ध्यान रखना है, जैसे चाय हो गई, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, ये क्या रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी कुछ मुख्य रोपण फसलें हैं। क्योंकि कृषि रोपण के उत्पादन की बिक्री के लिए होता है, क्योंकि रोपण कृषि के उत्पादन के लिए बिक्री के लिए होता है। तो ये देखो दक्षिणी भारत में केले के रोपण का ये डायग्राम आप लोग इसको देख सकते हैं। इसीलिए इनके विकास में परिवहन और संचार साधन से समय उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जो रोपण फसलें हैं ये एक तरीके से सब वाणिज्यिक फसलों के रूप में, तो ऑब्वियसली इनका वाणिज्यकरण हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो इनके लिए जो आसपास के उद्योगों का होना, बाजार, परिवहन, परिवहन प्रणाली, संचार प्रणाली, सभी सारी चीजें जरूरी है। शस्य प्रारूप क्या है? आपने भारत की भौतिक विविधता और संस्कृतियों की बहुलता संबंधी अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होती हैं। इसीलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल है। भारत में 3 ऋतुएं फसलें हैं, जिसमें रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद प्रकार की फसलें हैं जो भारत में बोई जाती हैं अलग अलग मौसम में। अगर रबी फसली की बात करें तो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून में मध्य काटा जाता है। गेहूं है, जौ, मटर, चना, सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और
उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और क्या उत्तर प्रदेश गेहूं अन्य रबी फसलों के उत्पादन के महत्वपूर्ण उत्पादन है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों में होने वाली वर्षा इस फसल के उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान के कुछ भागों हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसल की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ये रबी फसलों की विशेषताओं को हम लोगों ने पढ़ा है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं खरीफ फसलों के बारे में। एक एक करके बाद में पूरे डिटेल में जानेंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में क्या काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन शामिल है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें कौन सी है? ओस, अमन और बोरा। ओस, अमन, बोरा किससे संबंधित है? धान मतलब चावल। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो ये तीनों किस्मों का कई बार एग्जाम में आपको सभी प्रकार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। रबी और खरीफ फसलें ऋतुओं के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, तरबूजे, खीरे, सब्जियां, चारों की फसलें की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग एक वर्ष लगता है। मुख्य फसलें मिट्टी, जलवायु, कृषि पद्धति में अंतर के कारण क्या होगा? देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी है? चावल है, गेहूं है, मोटे अनाज है, दालें हैं, चाय है, कॉफी है, गन्ना है, तिलहन है, कपास और जूट इत्यादि। तो ये क्या है? भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें। एक एक करके हम लोग सबको जानते हैं। सबसे पहले हम लोग चावल के फसलों के बारे में बात करेंगे। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारे देश के चीन के बाद दूसरा चावल उत्पादक है। तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर उत्पादन की दृष्टि से बात करेंगे तो कौन है? भारत। ठीक है ना। ये चावल प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से ये इसमें आप लोग मैप में देख सकते हैं। जो ये थोड़ा डार्क कलर में दिख रहा है, ये डार्क ब्लू में दिख रहा है, वो वाला क्षेत्र, और जो गौण वाला इलाका, जो पानी वाला ये वाला इलाका देखेंगे आप लोग, यहाँ पर चावल अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है और ये यहाँ पर इससे तुलना में थोड़ा कम हो रहा है। नेक्स्ट, भारत दूसरे उत्पादक देश है। यह खरीफ की फसल है। इसे उगाने के लिए क्या उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना, आर्द्रता 100 सेमी से अधिक हो की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे क्या सिंचाई के माध्यम से उगाया जाता है। ये चावल के बारे में बता रहे हैं। देखिए, चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेश में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल का उगाना संभव हो पाया। किसके माध्यम से? सिंचाई के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से। वहां पर भी जहां पर पानी कम है वहां पर भी उगाना क्या संभव हो पाया। गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकाने के समय क्या खिली धूप की आवश्यकता है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं की कृषि के लिए इस प्रकार का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना। ये गेहूं की कृषि का डायग्राम ये देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए, गेहूं उगाने के दो मुख्य क्षेत्र कौन से? उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन वाले काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान कुछ भाग गेहूं के उत्पादन के लिए मुख्य राज्य हैं। ठीक है। अब मोटे अनाज, मिलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोटे अनाज के बारे में ज्वार, बाजरा और रागी क्या भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज है। यद्यपि इन मोटे अनाज कहा जाता है,
परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक, भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश का तीसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ज्वार तीसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर कौन सी है? चावल प्लस गेहूं। फिर तीसरे नंबर पहले स्थान पर मुख्य फसल चावल, दूसरे गेहूं, तीसरी ज्वार फसल है। यह वर्षा यह फसल वर्षा पर क्या निर्भर करती है? अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इनके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। अब हम लोग बाजरा फसल के बारे में बात करते हैं। ये बलुआ और उथली मिट्टी उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में मुख्य उत्पादन है। रागी शुष्क प्रदेश में फसल होते हैं। ये लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। और मक्के की बात करें तो ये एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में पाई जाती है। यह एक प्रकार के खरीफ की फसल है। मक्के के बारे में बता रहे हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है नीचे आपके, ये बाजरे की खेती का डायग्राम है और ये गेहूं की खेती का। इसके आगे ये मैप में आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर किसका उत्पादन हो रहा है, अधिक वाले और कम वाले। अगर मक्के की बात करें 21 सेंटीमीटर से कितना है, 27 सेंटीमीटर के आसपास तापमान, मतलब ये मान के चलो 20 से 30 के बीच टेम्परेचर होना चाहिए। पुराने जलोढ़ मिट्टी अच्छी प्रकार की उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी ऋतु में उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी की निवेश में उच्च पैदावार वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के कारण मक्के का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादन है। तो ये मुख्य उत्पादन कौन कौन से राज्य हैं आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मक्के की खेती का, ये देखिए, ये मक्के की खेती में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, इसको देख सकते हैं। अब हम लोग दालों के बारे में पढ़ते हैं आगे। दालों की बात करें, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दालों के उत्पादन और उपभोक्ता की दृष्टि से बात करें तो भारत पहले स्थान पर है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन लायक होती हैं। तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? दालों में कम नमी की आवश्यकता होती है। इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाए जा सकते हैं। फलीदार फल होने के कहते हैं अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु में नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः फसलों के आमतौर पर अन्य फसलों को आवर्तन रोटेटिंग में बोया जाता है। रोटेटिंग में मतलब रोटेट करके एक को बोया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस प्रकार एक के बाद एक को बोया जाता है। भारत मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी तथा कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। खाद्यान्न के अलावा अन्य खाद्य फसलें जैसे गन्ना है। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जो 20 से या 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए गन्ने के उत्पादन के लिए। अगर तापमान हो गई है तो 75 से 100 सेंटीमीटर आसपास वार्षिक वर्षा उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इनके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी, शीरा बनाने में काम आते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो ये जो मुख्य उत्पादक राज्य कहाँ पर हैं, इनकी क्या भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से आप लोगों को पता होना चाहिए। अब तिलहन की बात करें, 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक देश था। 2015 में तोरिया के उत्पादन में भारत विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग पर कई तिलहनों की फसलें उगाई जाती थी। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरबी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें। इनमें से अधिकतर खाद्य और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान और उपटन उद्योग के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है और देश में मुख्य तिलहनों के मुख्य उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से देश में कटाई के मूंगफली और सूरजमुखी के सरसों।
गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की फसल ऋतुओं में बोए जाते हैं। चाय की खेती के रोपण प्रकार की खेती है। चाय के रोपण खेती का उदाहरण है। ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवन या जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी, सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों के भली भांति उगाए जाते हैं। चाय की झाड़ियां को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार उनकी कोमल पत्तियों में विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसमें प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इनकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादकों में असम, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2015 में भारत विश्व के चीन के बाद दूसरा चाय का उत्पादन है। तो चाय के उत्पादन के में भी मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, लेकिन पहले स्थान पर फिर से चीन है। अब कॉफी के बारे में बात करते हैं। भारतीय कॉफी अपना गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई है। कहाँ से? यमन से अरेबिका किस्म की। इस किस्म की कॉफी विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि शुरुआत में बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, कहाँ पर? ये कर्नाटक में, ये पता करना है। आज की इसकी खेती नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। तो ये कॉफी उत्पादक मुख्य राज्यों में आप लोग कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु को देखते हैं। अगर बागवानी फसलों की बात करें तो सन 2015 में भारत विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के नागपुर और चेरापूंजी, मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु केले और उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सेब, नाशपाती और खुबानी अखरोट की विश्व भर में मांग है। तो ये फसलों के विभिन्न प्रकार की प्रजातियों और कहाँ पर किस प्रकार का उत्पादन हो जाता है उनके क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। भारत का मटर गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर और बैंगन आलू उत्पादन का प्रमुख स्थान भी है। अब अखाद्य फसलें करते हैं, मतलब जो खाने योग्य। अभी खाद्य फसलों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, जो हमारे दैनिक जीवन जो सब्जियों के रूप में हम लोग खाने योग्य मानते हैं। अब खाद्य फसलें जैसे रबड़ है, इसको खाद्य रबड़ भूमध्य रेखा के क्षेत्रों की फसल है, परंतु विश्व या विशेष परिस्थितियों में उष्ण उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती हैं। इसमें 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान है। तो भूमध्य रेखा के आसपास आपको पता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो यहाँ का तापमान भी ठीक रहता है एवरेज, और यहाँ पर रेगुलर फुल वर्षा होती है, इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र अनुकूल है। लेकिन दूसरे क्षेत्रों में भी उत्पादन होता है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। रेशेदार फसलें, कपास, जूट और सन, प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली चार मुख्य फसलें हैं। इसमें इसमें तीन मिट्टी फसलें उगाने में प्राप्त होती है। पहले तीन मिट्टी में फसल और चौथा रेशम के उत्पादन में कीड़े के कोकून से उत्पादन किया जाता है रेशम का। जो मालबड़ी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन में कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन या सेरीकल्चर कहा जाता है। तो ये रेशम के उत्पादन की बात कर ली हम लोगों ने। अब हम लोग कपास के बारे में जानते हैं। तो कपास की कृषि भारत में किस प्रकार का कैसी स्थिति है, कहाँ पर विशेष? भारत में कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योगों में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है और इस फसलों को उगाने के लिए उच्च
तापमान, हल्की वर्षा और 210 पाला रही सिंचाई और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है। इसे पककर तैयार जो कपास के पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक हैं। ये अभी खाद्य फसलों के बारे में पढ़ रहे हैं तो जूट हो गया दूसरे नंबर पर। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बाढ़ के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा, मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक हैं। इनका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्साई और तंतु धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तु बनाने में किया जाता है। इनकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम रहती है। ठीक है ना, ये जूट पे जूट की परिस्थिति है। जूट के उत्पादन में भी वर्षा की या पानी की जरूरत होती है और तापमान भी उतना ही जरूरी होता है। अब प्रौद्योगिकी और संस्थागत फसलों में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है उसके बारे में, जैसा कि पहले बताएं कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग में कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इनकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के संसाधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से आगे क्या है, 60% अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार लाने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी आदि समाप्त होने की प्राथमिकता दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य है। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही है, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य है। भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु उन्हें लागू करने में ढील की गई। 1960 और 70 के दशक में भारत सरकार के कई प्रकार के कृषि सुधार की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार की रणनीतियां प्रारंभ की गई हैं, परंतु इसके कारण कुछ विकास तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 और 90 के दशकों में क्या हो गया, व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जो क्या काम करेगी, संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित है। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी के फसल बीमा प्रावधान, किसानों को कम दर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना शामिल है। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का भी सुविधा की गई है। तो ये कृषि के विभिन्न प्रकार के उपकरणों के माध्यम से भूमि को थोड़ा और संरक्षित बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा आकाशवाणी, दूरदर्शन पर किसानों के मौसम के संबंधित बुलेटिन, कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों के बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य एमएसपी के बारे में आप लोगों ने सुना है, ठीक है ना, तो ये उसके बारे में बात कर रहा है। कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्य पर सरकार की घोषणा करती है। भूदान, ग्रामदान, महात्मा गांधी ने विनोबा भावे इनके सत्याग्रह है। ये भूदान ग्रामदान की बात में देखो, ये हिस्ट्री से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसको पढ़ के देखते हैं। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने एक सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरफ भाग लिया, उन्होंने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। उनकी गांधी जी की ग्राम स्वराज अवधारणा को गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पद यात्रा करी। एक बार फिर जब वे आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तभी भूमिहीन गरीब ग्रामीण में उनके आर्थिक सहायता भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनके आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो सरकार के बात करके उनके लिए जमीन मुहैया करवाई जाएगी। तो ये क्या, विनोबा भावे का जो गांधी जी के जो एक धारणा थी उसको आगे लेते हुए भूदान की। अभी देखते आगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान कहा जाए, भूमि का दान करना, ठीक है ना। उसके बाद विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपने विचार पूरे देश में फैलाए। कुछ जमींदारों ने, जो गांव में मालिक थे, भूमि इनको पूरा गांव देने की पेशकश की। इन्हें ग्राम दान कहते हैं। तो भूमिदान, ग्राम दान मतलब भूमि का एक हिस्सा देना, भूमिदान, और
पूरे गांव की भूमि देना उसे भूदान ग्राम दान कहा जाता है। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा बचाने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया। उन्हें वारदात शुरू की कि भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहते हैं। मतलब इसमें किसी प्रकार की अहिंसा की प्रवृत्ति हुई नहीं तो रक्तहीन, ऑब्वियसली किसी के खून बहा ही नहीं तो रक्तहीन हो गई। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। अब देश की इकोनॉमी में इसका क्या योगदान है उसके बारे में हम लोग बात करें। हमारा पर्सपेक्टिव मतलब हमारा नजरिया क्या होगा, इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव को बेस पर देखेंगे। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन रही है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे तो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ हैं। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इनके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय में स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान क्षेत्र के अनुसंधान और विकास को वरीयता दी। तो ये क्या कृषि के महत्व को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं हम लोग। ये इंडेक्स दे रखा है, इकोनॉमी सर्वे 2016 का है। अभी हम लोग वर्तमान का भी थोड़ा आइडिया लेके चलेंगे। स्पष्ट है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई, परंतु देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर वृद्धि नहीं हो रही। कृषि की विकास दर में कमी है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से जुड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो भारत सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, तो ये क्या 2013-14 के बाद लगातार एक बार बीच में कमी आई फिर वृद्धि हुई। तो ये क्या है, कृषि का, उद्योग का, सेवाओं का क्या क्या रोल रहा है उसके बारे में इकोनॉमी सर्वे। आपको ये इकोनॉमी सर्वे ध्यान में रखकर जो वर्तमान का है अभी जैसे 2021-22 का, उसके बारे में पढ़ना है। कृषि सेक्टर के विशेष रूप से करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने के लिए उत्पादन लागत बढ़ रही है। इनके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर कृषि उत्पादों पर क्या है, आयात कर घटाने में पेश कर कृषि हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहा है। देश में अनेक राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान में अनेक समस्याएं जूझ रहे हैं। कृषि भूमि घाटी या भूमि घट रही है, इससे यह प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण कोई नई घटना ही नहीं, उपनिवेश काल में यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय उसमें भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे। दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आज भी गरम मसाले भारत के लिए निर्यात किया जाना मुख्य वस्तुओं में निर्यात है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजी व्यापारी के भारत के कपास के क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। भारतीय कपास ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग में पैदा होने वाले उत्तम किस्म कपास की उपलब्धता पर फूलपति आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, जिसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस किसानों नील की खेती के लिए दबाव डाला गया। नील ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा नील क्या था, कच्चा माल था सूती वस्त्र उत्पादन के लिए। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्होंने अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने के मना कर दिया था, इसलिए किसान भड़क गए थे। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चावल, कपास, चाय, रबड़, जूट, मसालों का उत्पादन होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों के स्पर्धा में असमर्थ थी, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी और टेक्नोलॉजी के बेस पर आ गई ना। प्रौद्योगिकी अगर आपके पास है नहीं किस प्रकार, तो ऑब्वियसली आपका उत्पादन दूसरे देशों की तुलना में, ये सागौन का क्लोल उत्पादन है, या आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं। भारत आज भारतीय कृषि दोहराए पर है। भारतीय कृषि का सक्षम और लाभदायक बनाना तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधार करने पर जोर देता है। हरित क्रांति में लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी हुई आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जल भूतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है।
ये विकसित और विकासशील कीटनाशकों की स्थिति के बारे में बता रखे हैं देशों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन है। वास्तव में कार्बनिक ऑर्गेनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है क्योंकि यह उर्वरकों और कीटनाशकों कारखानों निर्मित रसायनों के बिना की जाती है पर्यावरण, इसलिए पर्यावरण पर इनका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने भी माना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्न की खेती हो रही है तो भारतीय किसान का भविष्य अंधकार में है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन 1 हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को सस्यवर्धन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में भी कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों, जेट्रोफा और जोजोबा ये के बायोडीजल में प्रयोग की जाने वाली फसलों के नाम है। फूलों और सब्जियों के उगाने के लिए गन्ने बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में जैव विविधता को विभिन्न प्रकार की कीमती वस्तु उगाकर इसका उपयोग किया जा रहा है या किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। या अगर आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो ये एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने में किसी उष्ण कटिबंध में दर्शाता है। एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। बताइए किस प्रकार की कृषि होती है। उसके बाद इसमें कौन सी रबी फसल है, इसमें कौन सा एक फलीदार फसल है। तो ये आप लोग खुद कर लेना है और अगर आप 10th स्टैंडर्ड के हैं तो आपको ये क्वेश्चन भी साथ में प्रैक्टिस करने हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।